नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार। आज हम तीनों बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के बारे में अपना रियल एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम बताएंगे कि हमने बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग कहाँ से पढ़ी, कौन सी बुक से पढ़ी और कौन सी टीचर से पढ़ी। और सबसे जरूरी बात यह है कि आपको कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए जिससे आप बेस्ट स्कोर कर पाओ एग्जाम में। एएलपी की तैयारी कर रहे स्टूडेंट के लिए यह वीडियो बहुत ही काम का होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको इससे बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये हमारा पर्सनल नॉलेज रिव्यू है, किसी भी टीचर या संस्थान का प्रमोशनल वीडियो नहीं है। आपसे भी यदि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के डायरेक्ट क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। इस वीडियो में हम एएलपी के 11 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को बेसिक से समझने वाले हैं। इन टॉपिकों की चर्चा करने के बाद हम इनके बारे में भी जानेंगे और मेरे बारे में बताऊंगा कि हमने बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग कहाँ से तैयार की थी। ये हम टॉपिक्स के बाद में चर्चा करेंगे लास्ट में। तो हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो नॉर्मली इसे 5 भागों में डिवाइड किया गया है। लगभग 6 से 7 चैप्टर इसमें फिजिक्स के दिए गए जो 9th और 10th की एनसीईआरटी से हम क्लियर कर लेंगे। और सेकंड बात करें तो इसमें एक ऑक्यूपेशनल एंड सेफ्टी का है, जो रेलवे इसको सुरक्षा की दृष्टि से एक नंबर पे रखते हैं, सुरक्षा एवं सेफ्टी के चैप्टर को। तीसरे टॉपिक की बात करें तो तीसरा टॉपिक एनवायरनमेंट का रखा गया है, जो पर्यावरण है। पर्यावरण का टॉपिक इसलिए रखा गया है कि जो डीजल इंजन है वो प्रदूषण फैलाता है, इसलिए पर्यावरण के टॉपिक को जोड़ा गया है। और फोर्थ टॉपिक की बात करें तो इंजीनियरिंग में ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट आ गए, जिसमें स्केल वगैरह है और भी बोर्ड वगैरह, स्केल वगैरह और पेंसिल के मापन वगैरह सब उसी में आ गए। और हम फिफ्थ टॉपिक की बात करें तो इसके अंदर आईटी लिटरेसी को जोड़ा गया है, जिसमें बेसिक कंप्यूटर को जोड़ा गया है, जिसमें कंप्यूटर की पीडी आ गई, शॉर्टकट की आ गई, आउटपुट इनपुट डिवाइस आ गए, एमएस वर्ड आ गया और इंटरनेट से संबंधित जो भी एडवांस में थोड़ा बहुत हुआ है ये सब आता है। ये सब प्लस पॉइंट नंबर है, तो इसमें ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में हम बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के जो 11 टॉपिक दिए हुए हैं उनको हम बेसिक से समझेंगे, बिना बुक लैंग्वेज के, अपनी भाषा में। तो मैं सबसे पहले बेसिक से शुरू करता हूँ। जो पार्ट 1 है उसमें फिजिक्स के 6-7 टॉपिक दिए हुए हैं, जिसे सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर में यूनिट एंड मेजरमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। और मैंने ये सारे चैप्टर एक ही टीचर से पढ़े, जिसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। शुरू में मैं भी गलती कर रहा था, जो यूट्यूब से और वैसे बैच ले रखा था उनमें अलग अलग टीचर से पढ़ रहा था, जिससे मेरा बेसिक्स खराब हो रहा था। बेसिक बिगड़ने से मेरे क्वेश्चन बनाने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन फिर लास्ट में मैंने एक ही टीचर को पकड़ा और बेसिक क्लियर किया। हाँ, बार बार टीचर बदलने से बेसिक खराब हो जाता है। हम एक टीचर से पढ़ रहे हैं फिर दूसरे टीचर के पास जा रहे हैं, इससे टाइम भी खराब होता है। इसलिए जहाँ से भी पढ़ रहे हो एक ही टीचर से पढ़ो। अगर आप उसके लैंग्वेज समझ आ रही है तो उसी के पास बने रहो। तो मेरी भी यही सलाह है कि आप बार बार टीचर मत बदलो। टीचर बार बार बदलने से आपका बेसिक कमजोर हो जाता है। और आपको ये सबसे बेस्ट सलाह दे रहा हूँ कि एक ही टीचर से पढ़ना, यह आपके लिए फायदेमंद रहेगा, जिससे बेसिक खराब नहीं होगा। और 9th और 10th की बुक से कवर करना। और यह गलती तो बिल्कुल भी नहीं करनी है कि बिना बेसिक समझे फॉर्मूले रटे जा रहे हो। एक बार बेसिक को क्लियर करना, उसके बाद फॉर्मूले भी आसानी से समझ में आएंगे। यूनिट एंड मेजरमेंट के बाद में सेकंड चैप्टर की बात करें तो उसमें स्पीड एंड वेलोसिटी की बात की गई है। और यूनिट एंड मेजरमेंट एंड स्पीड वेलोसिटी दोनों चैप्टर से लगभग मिलाकर कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन आराम से एग्जाम में देखने को मिलेंगे आपको। हाँ, इतने तो आ ही जाता है। और तीसरे चैप्टर की बात करें जिसमें वर्क, एनर्जी और पावर के बारे में बताया गया है। और मैंने जिस भी टीचर से पढ़ा था वो सारे टॉपिक रेलवे के जो एग्जाम्पल्स थे उनसे कंप्लीट करवाए थे। जब तक मैंने भी इस टॉपिक से सवाल नहीं किए थे तब तक मेरा भी ये टॉपिक क्लियर नहीं हुआ था। इसलिए आप लोग टॉपिक से सारे क्वेश्चन जरूर बनाइएगा। मतलब इस चैप्टर में प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। हाँ, प्रैक्टिस कीजिएगा जितना, उतना आपका बढ़िया होगा। इन 3 चैप्टर के बाद फोर्थ चैप्टर की बात करें तो वो आ जाता है लिवर एंड मशीन का। लिवर एंड मशीन एक छोटा चैप्टर है, लेकिन ये बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। जो एग्जाम्पल्स आते हैं रेलवे लेवल के वो ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको कोई भी बुक शॉप से मिल जाएंगे ऑब्जेक्टिव के, तो वो जरूर प्रैक्टिस करनी है। ऐसे नहीं आप जिस भी टीचर की क्लास से ले रहे हो उसका वीडियो लेके आगे बढ़ते जा रहे हो और एग्जाम्पल क्लियर नहीं करो, तो एग्जाम्पल क्लियर करना इस टॉपिक में बहुत जरूरी है। ये बहुत स्कोरिंग टॉपिक है, इससे 2 से 3 सवाल आ ही जाते हैं। हाँ, 2 से 3 लगभग 4 सवाल भी मान सकते हो। हाँ, 4 सवाल तक भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। मैंने लिवर एंड मशीन वाले टॉपिक को डायग्राम के साथ पढ़ा, जिससे मुझे और भी अच्छे से समझ में आया। वैसे मेरी बहुत दिक्कत हो रही थी समझने में, लेकिन जब डायग्राम के साथ पढ़ा
तो आसानी से समझ पा रहा था हर क्वेश्चन को। डायग्राम को तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। लीवर एंड मशीन का टॉपिक इसलिए दिया गया है कि रेलवे में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। जैसे रेलवे में एफर्ट का काम बहुत होता है, जैसे वैगन वगैरह होते हैं, रेलगाड़ी के डब्बे वगैरह है, उनको आसानी से रोकने के लिए, सरल काम बनाने के लिए, तो इसमें लीवर का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। जैसे रेलगाड़ी का व्हील आता है, उसमें एक्सल लगा होता है तो आसानी से घूम पाता है। और कोच या वैगन में कम फोर्स में ब्रेक लीवर का प्रयोग किया जाता है, जिसमें आसानी से ट्रेन रोकी जाती है, इसलिए लीवर एंड मशीन का टॉपिक इसमें जोड़ा गया है। और लीवर एंड मशीन के बाद में 5th चैप्टर की बात करें तो मौलिक विद्युत का चैप्टर है। और इलेक्ट्रिसिटी एलपी का यह सबसे बेस्ट टॉपिक है और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें कम से कम आपको 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं एग्जाम के अंदर। ओम का नियम और किरचॉफ का नियम आपको ट्रेड में फायदा करेंगे, वहां भी इनके क्वेश्चन अच्छे देखने को मिलते हैं। ओम के नियम की बात करें तो इसमें जैसे V बराबर IR आ गया, इसी फॉर्मूले से आपको कम से कम 1-2 क्वेश्चन तो आराम से देखने को मिल जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक में पहले आप बेसिक मजबूत करो, डायरेक्ट ही शॉर्टकट पे मत जाओ। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद फिर शॉर्टकट पे जाना। यदि पहले शॉर्टकट पे जा रहे हो तो एग्जाम टाइम तक वो चीजें आप भूल जाओगे। मेरा भी यही मानना है कि आप बेसिक्स एनसीईआरटी 9-10 की बुक से क्लियर कर सकते हैं, बिना बेसिक की आप ट्रिक पर मत जाइए, क्योंकि एमसीक्यू भी इलेक्ट्रिसिटी से बहुत ज़्यादा आते हैं, जो कि हमें पानी बनाने में प्रॉब्लम हो सकती है। और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के जो पीवाई के क्वेश्चन आए हुए हैं उनसे प्रैक्टिस करोगे तो पूरा चैप्टर और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। और 6th चैप्टर की बात करें तो मास, वेट एंड डेंसिटी से आता है। तो मैंने यह चैप्टर मास, वेट, डेंसिटी वाला अपने नोट्स को बार बार रिवाइज करके ही क्लियर किया है। और मैंने इसके जो रेलवे के पीवाई के क्वेश्चन थे उनको बार बार रिवाइज करके उनको एग्जाम्पल्स को लगा के ऐसे ही क्लियर किया है। अपने नोट्स को जरूर बार बार रिवाइज करते रहना आपको। मतलब कि भार और द्रव्यमान को एक ही समझ लेते हैं, जिससे एग्जाम में उन्हें दिक्कत आती है, वे क्वेश्चन को सही से बना नहीं पाते हैं। हाँ, वह द्रव्यमान और भार को एक ही समझने लगते हैं। यदि वो भार भी पूछ रहा है तो वो द्रव्यमान का जवाब दे देते हैं। हाँ, इस वजह से उन्हें क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। इस टॉपिक की डेफिनेशन क्लियर रखो, आपको एग्जाम में इसके डायरेक्ट सवाल देखने को मिलते हैं। और 7th चैप्टर की बात करें जिसमें हीट एंड टेम्परेचर से, तो इसमें बेसिक देखें तो हम श्रवण, चालन और विकिरण की बात की गई है। फिजिक्स के इन 7 चैप्टर के बाद हम बात करें तो सेकंड भाग में आ जाता है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। इस टॉपिक को इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि यह रेलवे कर्मचारियों की सुरक्षा से संबंधित है। इस टॉपिक में रेलवे कर्मचारियों की सुरक्षा को महत्व दिया गया है, जिसमें सबसे पहले कर्मचारियों की सेफ्टी को रखा गया है और उनका हेल्थ का सवाल है। और रेलवे में सेफ्टी रूल्स को मानना ही पड़ता है, यह अनिवार्य है, इसीलिए इस टॉपिक को सेफ्टी के टॉपिक में जोड़ा गया है। इन 2 टॉपिक के बाद तीसरा टॉपिक आ जाता है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट पे इसलिए जोर दिया गया है क्योंकि रेलवे का सीधा संबंध पर्यावरण से है। जैसे हम मान सकते हैं डीजल इंजन है, इससे भी प्रदूषण होता है, तो रेलवे अब धीरे धीरे इलेक्ट्रिकल इंजन में इसको कन्वर्ट करते जा रहा है। इसके और बहुत सारे कारण हैं, इसलिए रेलवे कर्मचारियों को पर्यावरण के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। इसके बाद हम बात करें तो 5वें टॉपिक में आ जाता है आईटी लिटरेसी। आईटी लिटरेसी में बेसिक कंप्यूटर को जोड़ा गया है, जिसमें बेसिक कंप्यूटर के अंदर आ जाता है, इसके अंदर जैसे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आ गया, कंप्यूटर की पीडी आ गई, इनपुट आउटपुट डिवाइस आ गए, शॉर्टकट की आ गई। एमएस वर्ड के भी 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे इस बार, तो कुल मिलाकर हम 2 से 3 क्वेश्चन एवरेज करके मान सकते हैं इसमें से। अब हमने सारे टॉपिकों की चर्चा कर ली, तो अब हम इनका रिव्यू ले लेते हैं और मेरे बारे में बता देता हूँ कि मैंने कहाँ से तैयारी की और इन्होंने कहाँ से तैयारी की। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग कैसे हमने तैयार किया था। तो सबसे पहले हम भाई से पूछेंगे कि इन्होंने कहाँ से तैयार किया, तो बताइए आप। मैंने कोटियर क्लासेस जयपुर से कोचिंग की थी ऑफलाइन, और मैंने वहाँ पर बेसिक क्लियर किया था। बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, वरना अपने क्वेश्चन बनाने में बहुत दिक्कत आती है। तो आपने कौन कौन सी बुक ली थी? मैंने कोटियर क्लासेस से ली थी, उनकी आती है बेसिक साइंस इंजीनियरिंग के नाम से आती है। उसी में टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए होते हैं, उनमें थ्योरी, एमसीक्यू और पीआई के दोनों तरह के क्वेश्चन होते हैं उसी में। हाँ, यही बुक मैंने भी ली थी जो पिंडेल सर ने निकाली थी, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की। इसके अंदर जो चैप्टर वाइज थ्योरेटिकल पार्ट दे रखा था और उसी के पीछे पीवाई के क्वेश्चन भी थे, और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन जोड़े गए थे जो प्रैक्टिस में बहुत हेल्पफुल हुए थे। तो आपने इतना अच्छा स्कोर किया, टेस्ट वगैरह भी लगाते थे या फिर बुक से ही प्रैक्टिस किया? नहीं, बुक से प्रैक्टिस की थी, साथ साथ में टेस्ट भी बहुत ज्यादा लगाता था। वो पिंडेल सर ही वो उनके ऐप में आते थे, वो फ्री टेस्ट लाते थे। पिंडेल सर फ्री टेस्ट मतलब डालते थे, जिससे वहाँ अपना लेवल भी पता चलता था और
टेक्स्ट बुक से भी टेस्ट लगाते थे आप? नहीं, टेक्स्ट बुक से मैंने नहीं लगाया कभी, मैंने उनके ऐप से लगाया था। शुरू में मेरे भी नंबर 20-22 ऐसे आते थे 50 में से, तो आपको भी घबराना नहीं है। तो धीरे धीरे मेरे नंबर बढ़ते बढ़ते 45 और 48 तक पहुंच गया था, और इसी कारण मैंने पेपर में भी अच्छा स्कोर किया है। मेरे 89 आए थे आउट ऑफ 100 में से। हाँ, तो इनका यही कहना है और मेरा भी यही कहना है कि यदि आपके शुरू में नंबर कम भी आ रहे हैं तो बिल्कुल भी नहीं घबराना है। हमारे भी ऐसे कम से कम स्कोर बन रहा था तो हम भी डर गए थे, लेकिन जैसे जैसे हमने प्रैक्टिस की, बार बार उनको रिवाइज किया, तो हम अच्छा स्कोर करने लगे। इसी कारण आज हम यहाँ आपके सामने है और अच्छा स्कोर किया। इनके 89 नंबर थे CBT2 में और मेरे 87 नंबर थे। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट पर ज़्यादा ध्यान देना है, प्रैक्टिस जरूर करते रहना है। कहाँ से तैयारी की थी बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की? मैंने बेसिक साइंस की तैयारी पाठशाला एग्जाम से की थी, जिसमें योगी सर ने बहुत बढ़िया से बताया था। वे बेटर डीप से पढ़ाते हैं, लेकिन उनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। वे बहुत ही बढ़िया से कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। हाँ, मतलब वो थोड़ा एडवांस लेवल का पढ़ाते हैं, जिससे कहीं से भी क्वेश्चन फंसेगा तो उनसे पढ़ा हुआ आराम से कर लेगा। हाँ। वो भी अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैंने भी यूट्यूब से उनकी 1-2 क्लासेस से प्रैक्टिस की थी। और यदि आप रिफ्रेशर हो तो पाठशाला चैनल से पढ़ना आपके लिए सही नहीं होगा, क्योंकि वो एडवांस लेवल होने के कारण आपके ऊपर से जाएगा और आपको ये लगेगा कि ये अच्छा नहीं पढ़ा रहे, जबकि अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप रिफ्रेशर हो तो आप कौटिल्य के चैनल से भी पढ़ सकते हो, या फिर उन्होंने जो बैच लॉन्च किया हुआ है उससे पढ़ोगे तो बेसिक से तैयार हो जाएगा आपका। तो आपने पाठशाला के चैनल से कंप्लीट किया था, मतलब पाठशाला का बैच लिया था आपने, उसी से कंप्लीट किया। हाँ। तो उसके बाद आपने कोई बुक भी ली थी? हाँ, मैंने पिंडल सर की जो बेसिक साइंस की बुक आती है वो ली थी, उससे मैंने बाद में रिवीजन किया था। हाँ, तो इन्होंने भी वही बुक ली जो हमने लिया था, पिंडल सर की जो निकाली हुई है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की। अच्छी बुक है, ऐसी बात नहीं, हमने खुद पढ़ा है, हम दोनों ने वही पढ़ी थी और ये भी यही बोल रही कि मैंने भी वही बुक ली थी। अच्छी बुक, आप उस बुक को एक बार पढ़ के देखना, अच्छी बुक है, ऐसी बात नहीं। और बैच में भी उस बुक को अच्छे से पढ़ाया गया है, हर टॉपिक को एक एक टॉपिक क्लियर कराया गया है उसके अंदर। तो अब ब्रजेश जी, अब उसमें बात करें तो हम पाठशाला के जो बैच लिया था आपने, उसी में टेस्ट लगाते थे या और कोई प्लेटफॉर्म से टेस्ट लगाते थे? मैंने उसमें से भी कुछ टेस्ट लगाए थे, लेकिन टेक्स्ट बुक से मैंने बहुत ज़्यादा टेस्ट लगाए हैं। टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन जो आते थे उनको मैं रिव्यू भी करता था बनाने के बाद, और जो गलती होता था उसको फिर से बनाता था। तो टेक्स्ट बुक में जैसे लेटेस्ट टेस्ट अपडेट होते थे वो भी लगाते थे आप? हाँ, लेटेस्ट टेस्ट भी लगाते थे, लाइव टेस्ट भी लगाते थे। तो आप सभी टेक्स्ट बुक से टेस्ट लगा सकते हो। इंडिया का नंबर 1 टेस्ट प्लेटफॉर्म है। इसमें आप एक बार मतलब परचेज कर लेते हो तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो और कोई भी टेस्ट लगा सकते हो, ये आपको प्रॉफिट हो जाता है। ऐसे अलग अलग किसी भी एग्जाम के लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे आपको। और हम तीनों की स्ट्रेटेजी बताइए, तो एक टीचर से पढ़ो और एक अच्छी सी बुक ले लो, उसी से पढ़ते रहो और रेगुलरली पढ़ो। और हमारी स्ट्रेटेजी तीनों की यही रही है कि एक ही टीचर से पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा, जिससे आपके कॉन्सेप्ट में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, और उसी बुक को बार बार रिवीजन करते रहिए तो आपके टॉपिक क्लियर होते जाएंगे। आपको मॉक टेस्ट ज़्यादा लगाना है, उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी जरूर लगाना है, और कंसिस्टेंसी और सेल्फ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। और आपको हम तीनों का होनेस्ट रिव्यू अच्छा लगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करना, और कमेंट में ALP 2026 जरूर लिखिएगा। ऑल द बेस्ट फ्यूचर पायलट।